मॉर्निंग, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का मैं अपने सिविल ज्ञान में स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से एसएससी जी 2024 के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और आपकी इस तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम आपकी इस हेल्प करने के लिए एक काम और कर रहे हैं कि आप अपने नोट्स को अपने आप को आकलन कर पाइए कि आप आखिर 2023 में फेल क्यों हुए। सब्जेक्ट हमारा जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो आज का टॉपिक हमारा रहेगा। जो अभी इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि 2024 की तैयारी हम लोग यहाँ पे आप सभी के साथ कर रहे हैं, जिसमें बीएमसी और कंक्रीट हमारा टॉपिक आज का रहने वाला है। और हम इस टॉपिक से बात क्या करेंगे कि आखिर हमने 2023 में पूरे सालों साल मेहनत की, उसके बावजूद भी हमारा प्री क्वालिफाइड नहीं हुआ या प्री क्वालिफाइड वो मैच नहीं हुआ। तो अगर हम क्वालिफाइड नहीं हुए तो आखिर इस सब्जेक्ट में हमें कहाँ पे हमारा लूप है, क्या जो क्वेश्चन का पैटर्न आ रहा है। इस सीरीज को चलाने का बस इतना ही सा मकसद है कि आप अपने आप को अपनी कमियों को ढूंढ पाओ। हो सकता है कि आप ये करना चाह रहे हो पर आप नहीं कर पाते हो सकता है मेरी वीडियो के माध्यम से आप ये काम कर पा रहे हो। क्योंकि मैं इसमें कर क्या रहा हूँ कि अगर आपने मेरी 2-3 क्लासेस देखी होंगी तो मैंने सबसे पहले आरसीसी के टॉपिक को पकड़ा था। एसएससी जेईई 2023 का जो पेपर अभी आपके 9, 10, 11 अक्टूबर की शिफ्ट में पेपर हुए थे, तो चारों शिफ्ट की पेपर को मैंने उठाया और वहाँ से जो आरसीसी के सवाल आए थे उन सारे सवालों को आपके सामने रखा। अब आपका दायित्व ये बनता है कि आपको देखना है कि जो सवाल मैंने कराए या जो एसएससी ने पूछा था क्या आपके नोट्स में है। अगर नहीं है, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो तो पहली बार अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप नोट्स बनाओ, कोई दिक्कत बात नहीं। पर जो मेरे भाई 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, क्या जो टॉपिक जो कंसेप्ट आगे पूछा गया था वो आपके नोट्स में है? अगर है और नहीं कर पाए तो आपकी गलती है, क्योंकि आपने उनका रिवीजन नहीं किया, लैक ऑफ रिवीजन। तो आप अपने डायरी में 2024 की डायरी में लिखो कि मेरी कमी थी, मैंने रिवीजन नहीं किया आरसीसी में, इसलिए मेरा नंबर नहीं आया आरसीसी के सवालों को। ठीक है, अगर वो टॉपिक वो कंसेप्ट आपके इसमें नहीं है और अगर 50% से ज़्यादा, आप ये देखो 50% से ज़्यादा आपके अगर नोटबुक में नहीं है तो आपको फिर से किसी न किसी अच्छे टीचर से पढ़ने की ज़रूरत है। अगर 50% से ज़्यादा 75% है, 25% नहीं है, तो आपको किसी की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको मैं सजेशन दूंगा कि आप एसएससी जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगाओ ही, साथ में आप ईएससी और यूथ ए के बुक को भी काम करो। ईएससी पे 25% पे काम करो और 75% आपको यूथ ए पे काम करना पड़ेगा। तो आपको और साथ में आपको अपनी टेक्स्ट बुक तो भाई मस्ट है, टेक्स्ट बुक के टेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। ये काम आपको हर एक सब्जेक्ट के साथ साथ करते चलना है। अगर ऐसा नहीं है, 50% से अगर आपका कंसेप्ट नहीं मिल रहा है तो आपको अपने नोट्स को फिर से मॉडिफाइड फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप इससे ज़्यादा कर पा रहे हो, अगर इससे ज़्यादा है तो आपके अंदर कमी है, आपने उसको रिविजन नहीं किया। मेरे भाई यही आपको हर एक सब्जेक्ट में करना है। ऐसे ही मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को टॉपिक को पकड़ा और वहाँ 2023 की सभी शिफ्टों में जो क्वेश्चन, क्योंकि देखो हमको अपने करंट सिनेरियो से बहुत ही ज़्यादा जांचने की ज़रूरत है, क्या हम उस पर लाई कर पा रहे हैं, पता नहीं एग्ज़ाम का पैटर्न क्या चल रहा है, हम क्या पढ़ भाई। मेरे भाई मैंने भी एक गलती की है, बहुत बड़ी गलती मैंने ये भी की है। जब मैं पहला अटेम्प्ट मैंने अपने दिया था तो करंट सिनेरियो कुछ और चल रहा था, मुझे पीवाईक्यू की खबर तक ही नहीं थी कि पीवाईक्यू में क्या चल रहा है और मैं पढ़ क्या रहा था। मैंने बहुत मेहनत की। मेहनत आज के टाइम पे मेहनत की जरूरत नहीं है, आपको सही डायरेक्शन में मेहनत करना है मेरे भाई। आप मेहनत कहाँ कर रहे हो, सही डायरेक्शन आपकी होनी चाहिए। अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं करोगे तो आप कितना भी नाक रगड़ लो, सिलेक्शन नहीं होने वाला है। और आपसे कम मेहनत करने वाला बंदा निकल के सीट ले जाएगा, क्योंकि उससे पता है पैटर्न क्या चल रहा है और आखिर पढ़ने की ज़रूरत है। पता लगा आप वाटर रिटेनिंग वाल रिटेनिंग टैंक की डिज़ाइन करने बैठ रहे हो और एग्जाम में वो आ ही नहीं रहा है, तो आप उसको चाहे 100 बार कर लो चाहे 20 बार कर लो, कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो वही मेरा काम चल रहा है कि मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मेडल को पकड़ा और वहाँ से किस टॉपिक से कंसेप्ट बने और क्या मैं उनको कर पा रहा हूँ या मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने नोट्स में है वो कंसेप्ट या नहीं है। तो आपको सेल्फ एनालाइज और अपने नोट्स को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। अगर नहीं है तो उसको नोट करो, वही काम करना। 50% से ज़्यादा अगर लाई कर रहा है आपके नोट्स से तो आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है फर्दर, आप बस अपने उसी पे काम करो। और जो है अगर आप 70% मार्क अगर अपने एग्जाम में लेकर आते हो ना तो आप आराम से स्कोर कर जाओगे, आप आराम से डिपार्टमेंट एसएससी जीपी क्वालिफाइड कर जाओगे और मेंस भी अपना निकल जाएगा। ठीक है, फिर मैंने अपने स्टील स्ट्रक्चर को उठाया और 2023 की सभी शिफ्टों को देखा कि वहाँ पे स्टील स्ट्रक्चर के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। मैंने इसकी वीडियो बना दी, ये 3 वीडियो मैंने बना दी है। आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो एसएससी जेईई 2023
प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट वाइज सॉल्यूशन की एक आपका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। पहली ही प्लेलिस्ट है, पहला है नाम उसका, आप उसमें ढूंढोगे ये 3 वीडियो वहाँ मिल जाएगी। आपको उन तीनों वीडियो को देखना है। अगर आप देख चुके हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। आज हमारी ये चौथी वीडियो है जिसके अंदर हम बात करेंगे बीएमसी और कंक्रीट का क्या वेटेज रहता है और यहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं और इसकी इंपॉर्टेंट क्या होगी आपके एग्जाम के लिए। अगर आप इस तरीके से काम करोगे, अपने नोट्स को देखोगे, क्या नोट्स में सारी चीज़ें थी? हाँ थी भाई। आपने नहीं किया तो आपकी गलती है। अगर आपने नहीं है तो उसको नोट करो। वही काम करना 50% से ज़्यादा अगर आपके नोट्स से मिल रहा है तो आपको कहीं इधर-उधर फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस आपको उसी चीज़ों को पढ़ना है। और अगर आपने अभी तक यूथ नहीं की है, यूथ ए नहीं की है और एएससी नहीं की है तो इस सारे बुक को काम करना है। आपका 100% आपका अपने लक्ष्य की तरफ आप बढ़ते चले जाएँगे। तो ये सब आपको करना है, एसएससी में एक सीट आपकी पक्की हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप सभी को जिसकी पहली क्लास मैंने बता दिया है, आप सभी को ये काम करना है। और पहला क्वेश्चन आज का जो रहने वाला है, ये शायद आप मटेरियल से संबंधित क्वेश्चन है और ये एग्रीगेट टॉपिक का क्वेश्चन है। इस हाईवे में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, पर मैंने इसको यहाँ पे उठा लिया है। क्वेश्चन है आपका एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू शैल नॉट एक्सीड 50 फॉर द कंक्रीट फॉर वेयरिंग सरफेस एज रेलवे एंड रोडवे एंड पेमेंट। तो आपने ये क्वेश्चन हाईवे में भी पढ़ा होगा और एग्रीगेट में भी क्वेश्चन आता है कि एग्रीगेट की जो क्रशिंग वैल्यू होती है, एग्रीगेट की जो क्रशिंग वैल्यू होती है, अगर वेयरिंग सरफेस के केस में बात करें तो वो 30% से ज़्यादा आपकी एक्सीड नहीं होनी चाहिए। अगर वही आपका सरफेस कोर्स में अगर आपका होना चाहिए तो वो आपका 40% से आपका 45% एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे पूछा है बेयरिंग सरफेस के लिए 30% आपका हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिफरेंट एग्रीगेट एब्रेजन वैल्यू के बारे में बात कर लिया है, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू के बारे में भी बात कर लिया है। यहाँ पे मैंने उनकी जो बेस कोर्स होती है उसके लिए बात कर लिया, सरफेस कोर्स के लिए भी बात कर लिया है। और जो क्वेश्चन आपका बना था एग्रीगेट की क्रशिंग वैल्यू का सरफेस कोर्स के लिए शुड बी बिटवीन 30% के अंदर होनी चाहिए एंड फॉर द बेस कोर्स इट शुड नॉट एक्सीड 45% से अधिक आपका नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर आप क्रशिंग करते हो, जब उसका जो टेस्ट करते हो तो उसमें आपकी जो परसेंटेज ऑफ फाइनल होना चाहिए वो 30% से अधिक ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। नेवर बी ग्रेटर देन। तो ये आपका होगा कि 30% से ज़्यादा आपका, मतलब 30% से ज़्यादा, मतलब कि 30% से ज़्यादा आपको एक्सीड नहीं करना चाहिए, मतलब 30% के अंदर ही रहना चाहिए। जो भी आपका टूटे फूटे वो उसके अंदर ही रहना चाहिए, उसका परसेंटेज टोटल। ऐसे ही 45% से अधिक आपका वेरी नहीं करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन था, ये हाईवे में क्वेश्चन आता है, पर मैंने मटेरियल का अगर देखा जाए तो मटेरियल से एक नज़र से देखोगे तो मटेरियल आपको मिल जाएगा। आपका ये अब बीएमसी का पहला क्वेश्चन है, ये आपका पहला क्वेश्चन है जो कि आपके रॉक टॉपिक का है। पहला क्वेश्चन कहाँ से है? स्टोन टॉपिक का क्वेश्चन है, जो कि पूछा है कि एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। ये क्वेश्चन आया है 2023 में। सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल भाई बता दो क्या होगा? सैंडस्टोन आपका होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा सैंडस्टोन। सैंडस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल हैं। और सैंडस्टोन किसी किस में कन्वर्ट होता है आपका? सैंडस्टोन ही आपका क्वार्टजाइट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लाइमस्टोन किस में जाता है? मार्बल में जाता है। और कन्वर्ट होने के बाद इसका नाम क्या कहलाता है? मेटामॉर्फिक रॉक कहलाता है। होता कब है? जब हाई हीट एंड प्रेशर होता है, इस वजह से आपको ये सारी रॉक बन जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, तो आप नोट करिएगा, ये रॉक स्टोन का पहला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन, और साथ साथ ये भी देखिएगा कि आपके बिल्डिंग मटेरियल में कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टोन इंपॉर्टेंट है, सीमेंट है या पेंट है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो क्लासीफाई किया गया है रॉक को 3 प्रकार से, इग्नियस, सेडिमेंटरी, मेटामॉर्फिक। उसके बाद इग्नियस रॉक में अंतर्गत ग्रेनाइट, गैब्रो एंड बेसाल्ट आपका आता है। सेडिमेंट्री रॉक के अंतर्गत आपका कौन कौन सा आता है? सैंडस्टोन आता है, कंकर आता है, सेल, लाइमस्टोन, मडस्टोन, लेटेराइट, ये सारे आपके आते हैं, ठीक है। मेटामॉर्फिक में आपका गिनीज हो गया, स्लेट हो गया, सिस्ट, मार्बल, क्वार्टजाइट। और आपका जो गिनीज होता है, इग्नियस का ही ग्रेनाइट वाली जो रॉक होती है उसी का मेटामॉर्फिज्म होकर गिनीज बनती है। सेल आपका जो सेडिमेंट्री रॉक है उसी का मेटामॉर्फिज्म होकर के स्लेट बनता है, ठीक है। सेल का स्लेट बन जाता है, ठीक है। आपका जो मार्बल है, ये आपका मार्बल जो लाइमस्टोन से होकर बनता है। क्वार्टजाइट आपका इससे बनता है, सैंडस्टोन से होकर के आपके बनता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है और इस टॉपिक को अपने डायरी नोट कर लेना है कि हाँ सेडिमेंट, इस टॉपिक को आपको एक बार जरूर पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना है तो आपके फिर आने वाले एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू। एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू इज कैलकुलेटेड यूजिंग द सिंगल साइज एग्रीगेट। अगर हम लोग एग्रीगेट की क्रशिंग वैल्यू करते हैं तो क्रशिंग होने के बाद उसको हम लोग सीप से पास करते हैं। पासिंग करने के बाद क्या होता है? टेस्ट होता है। तो वो पास करना चाहिए 12.5 mm से एंड रिटेन होना चाहिए 10 mm की सीप पर। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जितने सारे टेस्ट हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द ग्रेडिंग लिमिट ऑफ एग्रीगेट। तो ग्रेडिंग लिमिट आपको पता है, आईएस इनकरेक्ट पूछना है। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से आपका जो है इनकरेक्ट है? किसके लिए आपका?
ग्रेडिंग लिमिट ऑफ एग्रीगेट के रिस्पेक्ट में। तो एग्रीगेट से क्वेश्चन आपने देखा, एग्रीगेट का अभी तक आपने 2 क्वेश्चन देख लिया है। एक क्वेश्चन आपने देखा एग्रीगेट क्रसिंग वैल्यू पूछ लिया था, फिर आप एग्रीगेट से ग्रेडिंग लिमिट के बारे में है। तो आप अगर आप बात करोगे तो एग्रीगेट की ग्रेडिंग लिमिट होती है, IS कोड 383 कहता है कि एग्रीगेट को 4 जोन में बांटा गया है। कितने जोन में? 4 ग्रेडिंग जोन में बांटा गया है। तो पहला कह रहा है कि IS कोड 383 डिफाइन द ग्रेडिंग जोन ऑफ फाइन एग्रीगेट, ये बात बिल्कुल आपकी सही है। जोन सेकंड आपका करस्पॉन्डिंग टू नॉर्मल सैंड, ये बात बिल्कुल सही है। आप स्टेटमेंट 3 पढ़िए, देयर आर 3 ग्रेडिंग जोन एज पर IS कोड 383 2016। ये कह रहा है भाई साहब कि जो आपकी फाइन एग्रीगेट का जो ग्रेडिंग जोन है वो केवल 3 ही होता है, नहीं भाई 4 ग्रेडिंग जोन होता है। तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सही भी यही हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा भी है। जोन थर्ड आपका करस्पॉन्डिंग टू फाइनस एंड देन जोन सेकंड, ये बात आपकी सही है। यहाँ पे आप देखिए कि ये आपको यहाँ पे जोन दिया है, उसके बाद परसेंटेज दिया है। देयर आर 4 टाइप ऑफ ग्रेडिंग जोन, देयर आर 4 टाइप ऑफ ग्रेडिंग जोन। कौन कौन से भैया? जोन ग्रेडिंग जोन 1, 2 एंड 3rd एंड 4th। ऑल ग्रेडिंग जोन ऑफ देयर रिकमेंडेड वैल्यू फॉर डिफरेंट सीव साइज आर गिवन बिलो। जोन 1 को 50 to 30% परसेंटेज होगा, जोन सेकंड का 30 to 59% होगा, जोन थर्ड का 60 to 79% होगा, जोन 4 का 80 to 100% होगा। ये उनकी डिफरेंट सीव साइज के रिगार्डिंग टू वैल्यू है। अब अगर आपके नोट्स में ये सारी चीज़ें हैं तो कोई बात नहीं, आपने नहीं किया होगा क्वेश्चन, आप नहीं कर पाए होगे, नहीं बना पाए होगे। आप एक काम और भी करना मेरे भाई, आपने जिस शिफ्ट में आप बैठे थे 2023 की जिस शिफ्ट में, आपके पास अपनी रिस्पॉन्स शीट होगी ज़रूर, उसको एक बार ज़रूर गो थ्रू होना कि आखिर आपने गलती वहाँ क्या की थी। मेरे भाई ये लोग, होता क्या है कि हम जब फेल हो जाते हैं तो अपनी गलतियों को देखना पसंद नहीं करते, पर आप सफल तभी होंगे, हम सब सफल तभी होंगे जब अपनी गलतियों को देखेंगे और उसको सुधार करेंगे और हमारी कहाँ कमी है। बिना गलतियों को सुधारे आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। खैर कोई बात नहीं, आप ज़रूर एक बार देखना मेरे कहने पे अपने रिस्पॉन्स शीट को जिसमें आपने एग्ज़ाम दिया होगा। अब यहाँ पे और बातें हैं, और अगर आपको ये सारे डेटा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका पास ये डेटा नहीं है तो आप इन डेटा को अपने नोट में नोट डाउन करें। इसकी PDF को पाने के लिए सिविल ज्ञान लिमिटेड के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ आप ज्वाइन भी कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। अगर PDF चाहते हैं, इस क्लास की PDF चाहते हैं तो अगला बात है द ग्रेडिंग आर साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीगेट इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बिकॉज इट डिटरमाइन द बेस्ट रिक्वायरमेंट फॉर वर्केबल कंक्रीट। यहाँ पे बताया गया है जोन 1 जो होगा, जोन 1 का जो सैंड होगा वो कंक्रीटिंग कार्यों में यूज होगा, जोन सेकंड का जो होगा भी कंक्रीटिंग कार्यों में यूज होगा, जोन थर्ड का जो होगा वो प्लास्टिंग में यूज होगा, जोन 4 को हम लोग रिजेक्शन में डाल देते हैं। लोअर जोन इंडिकेट करता है फाइन सैंड एंड द हायर जोन इंडिकेट करता है कोर सैंड। लोअर जोन होता है वो क्या इंडिकेट करता है? फाइन सैंड को इंडिकेट करता है, और हायर जोन क्या इंडिकेट करता है? आपके कोर्सर सैंड को इंडिकेट करता है। जोन 1 करस्पॉन्डिंग टू कोर्स सैंड एंड जोन सेकंड करस्पॉन्डिंग टू नॉर्मल सैंड। तो ये आपने जो 2 बातें मैंने सही की थी कि जोन सेकंड करस्पॉन्डिंग टू नॉर्मल सैंड, जोन थर्ड करस्पॉन्डिंग टू फाइनर सैंड देन कंपेयर टू जोन सेकंड। जैसे जैसे आप जोन 1 से जोन 4 की तरफ जाएंगे आपको फाइनर सैंड देखने को मिलती जाएगी। तो इस बेस पे आपका स्टेटमेंट सही है, ये आपका सही है। और जो ग्रेडिंग जोन होता है आपके फाइन एग्रीगेट को ही नोट करता है, यहाँ पे कोर्स एग्रीगेट नहीं आता है। तो आई होप अब इस क्वेश्चन से संबंधित सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर ये क्वेश्चन आपको नया है तो आपने नोट डाउन जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट कैन बी क्लासिफाइड। अब देखिए सीमेंट का ये पहला क्वेश्चन है भाई, ये आपके 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख तीनों शिफ्टों के पेपर हैं। मैं तीनों शिफ्टों के पेपर हैं बता देता हूँ। लगभग यहाँ पे आपके 60 क्वेश्चन है मेरे भाई। आप समझ लीजिए कि आपके एग्जाम में 12 क्वेश्चन से लेकर के 13 क्वेश्चन का वेटेज तो इन्हीं टॉपिक का है, BMC और कंक्रीट का। तो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपको नहीं पता। ये सारी फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, इनको बार बार पढ़ने की ज़रूरत होती है। प्रोसेस यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट कैन बी क्लासिफाइड, कितने टाइप्स में बांटा गया है। तो जो सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग होती है वो मेरे भाई 2 तरीके से होती है। एक हम लोग क्या करते हैं वेट प्रोसेस से करते हैं, एक हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई ड्राई प्रोसेस से करते हैं। किससे करते हैं? ड्राई प्रोसेस से करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करने के, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट इन्वॉल्व मिक्सिंग द कैल्सीरियस एंड आर्जिलिसियस कंपाउंड को 3:1 रेशियो में आपको मिलाते हैं। फॉलोइंग बाय मिक्सिंग ऑफ मटेरियल टू प्रोसेस कैन बी फॉलोड टू अराइव फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। 2 प्रोसेस कौन कौन से होते हैं? वेट प्रोसेस होते हैं, आपके ड्राई प्रोसेस होता है।
अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट मुझे आपका सा गलत है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत भी होती है। आजकल के टाइम पे कभी इनकरेक्ट पूछता है, कभी नॉट करेक्ट पूछता है, कभी कहता है कौन सा करेक्ट है। तो इन सब वर्डों को ध्यान से देखना होता है। जैसे ही आप क्वेश्चन को पढ़े पहले आप चेक करो कि क्या पूछा, इनकरेक्ट पूछा है मतलब कि गलत उसको बताना है, ना कि सही उसे गलत बताना है। इसमें गलत कौन सा है। आपने पहला स्टेटमेंट मान लो पढ़ लिया, ग्राफिकली रिलेशन बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड द वाटर सीमेंट रेशियो अप्रॉक्सीमेटली क्यूबिक। अब ये क्यूबिक मतलब क्या हो गया कि स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जो आपका रिलेशन बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड वाटर सीमेंट रेशियो अप्रॉक्सीमेट रेशियो इज अप्रॉक्सीमेटली क्यूबिक। मतलब जो आपका स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है और वाटर सीमेंट रेशियो बीच में इनका जो है क्यूबिक होता है। चलो ठीक, अभी नहीं समझ में आ रहा है, इसको होल्ड कर दो, अगला स्टेटमेंट पढ़ो। लोअर देखो होता क्या है कि 4 स्टेटमेंट होते हैं। मेरे हिसाब से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में अगर आपको उस कंसेप्ट को पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन को टैकल कर पाओ। अगर कंसेप्ट नहीं पता है तो मान सकता हूँ कि काफ़ी टफ हो जाता है ऐसे क्वेश्चन। अगर कंसेप्ट पता है तो आप आसानी से कर पाओगे। स्टेटमेंट 1 नहीं समझ में आ रहा है क्या कह रहा है, छोड़ दो, 2 पढ़ो। द लोअर द वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो द लोअर इज हायर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। आप बताइए अगर वाटर सीमेंट रेशियो जो स्ट्रेंथ हमारी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कि नहीं वाटर सीमेंट रेशियो की। अगर वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ हमारी क्या होगी, घटेगी। तो कह रहा है लोअर द वाटर सीमेंट रेशियो, मतलब कि अगर वाटर सीमेंट रेशियो को हम लोग लोअर करेंगे तो हायर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो हायर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, बिल्कुल सही बात है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, तो ये गलत नहीं हो सकता। आगे पढ़ो, ये ऑप्शन 4 पढ़ लेते हैं। लोअर वाटर सीमेंट रेशियो लीड टू लोअर वर्केबिलिटी। अगर वाटर सीमेंट रेशियो कम होगा तो आपके अंदर लोअर वर्केबिलिटी होगी। ये भी बात बिल्कुल सही बात कह रहा है, तो ये भी बात बिल्कुल आपकी सही हो जाएगी। देखो हर एक चीज़ आपको एग्जाम में पता भी नहीं होगी। काफ़ी कुछ क्वेश्चन को इस हिसाब से अटेम्प्ट करना पड़ेगा, कुछ हिसाब से टैकल भी करना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि मुझे सब कुछ पता हो जाए तो भाई देखो ये तो नामुमकिन है। पर आप कुछ कंसेप्ट पे काम करके चलोगे। देखिए मुझे ये कंसेप्ट पता था, आप सबको पता था, आपने टैकल किया, आपने इसको सही मान लिया, ये सही हो गया, ये सही हो गया। अब बचा आपको 1 और 2, अब इसको पढ़ लो। लोअर वाटर सीमेंट रेशियो इज रिक्वायर्ड। जो लोअर वाटर सीमेंट रेशियो रिक्वायर्ड होती है व्हेन द कंक्रीट मिक्स इज मैकेनिकली कॉम्पैक्टेड टू अचीव हायर स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू द हैंड कॉम्पैक्टेड कंक्रीट मिक्स विद हायर वाटर सीमेंट रेशियो। मेरे भाई ये कह रहा है कि अगर आप मैकेनिकली कॉम्पैक्टेड करते हो, अगर अपनी कंक्रीट को मैकेनिकली किसी मशीनरी से कॉम्पैक्ट करते हो तो आपको कम वाटर सीमेंट रेशियो पर मैक्सिमम डेंसिटी मिल सकती है एज कंपेयर टू हैंड कॉम्पैक्टेड। बिल्कुल सही बात है। अगर आप हैंड से कॉम्पैक्ट करोगे तो उतना आप फोर्स नहीं लगा पाओगे। अगर आपकी वाटर सीमेंट रेशियो कम होगी तो उसको अच्छे से आप कॉम्पैक्ट नहीं कर पाओगे। वही अगर मशीन से आप कॉम्पैक्ट करोगे, अगर वाटर सीमेंट रेशियो कम भी है तो आप ज़्यादा उसको कॉम्पैक्ट कर पाओगे। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। पूछा क्या, इनकरेक्ट। तो ला मोहल्ला आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या होगा, इनकरेक्ट हो गया आपका। तो ये आपको देखो, ये केवल हम आपको क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी मिल रहा है। तो आप घबराएं नहीं, आपको अगर ये समझ लोगे तो काफ़ी आपके फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो ये 3 बातें सही हो गई। चौथी बात ऑटोमेटिक, अब ये समझ में आए या ना आए, झक मारे, पर हमको ये पता चल गया कि ये हमारा गलत है। तो ये गलत है, तो गलत है, गलत है। ऑप्शन ए मार्क किया होगे, एग्जामिनर तुमसे नहीं पूछने आएगा कि ये कर किया हो। तो ऐसे भी चीज़ें होती हैं। लेकिन इसका मतलब बता दूं, ये कह रहा है कि अगर आपकी स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का रिलेशन जो होता है वाटर सीमेंट रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मेरे भाई ऐसा नहीं होता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो आई होप आपने ये समझ गया होगा। तो आपको ने ये कंसेप्ट अपने बिल्डिंग मटेरियल में कंसेप्ट पढ़ा होगा, वाटर सीमेंट कंक्रीटिंग में वाटर सीमेंट रेशियो का कंसेप्ट क्या होता है, लोअर वाटर सीमेंट रेशियो की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी। तो ये कंसेप्ट होता है। अगर आपने आपके एग्जाम में अगर आपने ये कंसेप्ट नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की मेरी ज़रूरत भाई ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन है आपका, अब ये क्वेश्चन है आपका पेंट का। पेंट का क्वेश्चन है आपका। पेंट का क्वेश्चन क्या पूछा है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेंट इन सस्पेंशन आर हेल्ड बाय व्हिच व्हीकल डेट आल्सो हेल्प इन इट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो पेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको सस्पेंशन में रखना और उनको आपस में हेल्ड करके रखना और उन्हें व्हीकल के तरीके से बाई हुई मतलब व्हीकल के द्वारा वो हेल्प करता है कि डिस्ट्रीब्यूट इवनली, मतलब कोई वाल है उस वाल के ऊपर उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। तो इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट ऐसा है, तो वो आपका होता है बाइंडर। बाइंडर क्या करता है, सभी कॉन्स्टिट्यूएंट को आपस में बांध के रखता है, हेल्ड करके अपन में रखता है, सस्पेंशन में रखता है और पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। पिगमेंट तो कलर देता है। बेस बेस आपको पता है क्या करता है, जो भी आपके ओपेक सरफेस होता है उसके लिए यूज किया जाता है, मतलब कि जो आपकी सरफेस होती है उसको अच्छे से बनाने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए। ठीक है, तो बेस का यूज होता है, बाइंडर आपका हो जाएगा। तो पेंट का क्वेश्चन था। अब यहाँ पे पेंट पेंट
एक बार जरूर आपको पढ़ने की जरूरत है। मैं पेंट के कुछ टॉपिक बताता हूँ। पेंट में सबसे पहले आपको तो जितने कॉन्स्टेंट हैं, बेस क्या होता है, व्हीकल क्या होता है, फिर आपका ये ड्रायर क्या होता है, पिगमेंट क्या होता है, बाइंडर कैसे क्या होता है, एक बार आपको इनका पढ़ने की जरूरत है। लिंसीड ऑयल, टंग ऑयल, पॉपी ऑयल, कौन कौन से बेस होते हैं, रेड लेड, व्हाइट लेड, ये मतलब एक बार आपको कॉन्स्टेंट पढ़ने की जरूरत है। उसके बाद पेंट के कुछ डिफॉल्ट होते हैं, ब्लिस्टरिंग क्या होता है, वार्पिंग क्या होता है, रिंगनिंग क्या होता है, जितने भी पेंट के डिफेक्ट होते हैं उनको पढ़ने की जरूरत है। और अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये आपने देखा तो पेंट लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पेंट पढ़ने की जरूरत है। इस क्वेश्चन को हो जाएगा 4 ऑप्शन राइट आंसर। अगले बढ़ते हैं। बिफोर अगला क्वेश्चन है, बिफोर स्टोन सीजनिंग ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इज डन एट प्रोवाइडेड। देखो, सीजनिंग से पहले जो ड्रेसिंग ऑफ स्टोन होती है वो क्यों करते हैं? यूनिफॉर्म अपीयरेंस के लिए करते हैं, गुड मोर्टार ज्वाइंट हो जाए, प्रॉपर बेडिंग के लिए, पुअर वाटर एब्जॉर्बेशन के लिए। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। देखो, हाँ, पुअर वाटर एब्जॉर्बेशन। तो बिफोर स्टोन सीजनिंग, सीजनिंग मतलब क्या होता है कि रिमूव ऑफ, जैसे टिम्बर में आपने पढ़ा होगा, रिमूव ऑफ, जैसे टिम्बर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, टिम्बर की हम लोग सीजनिंग करते हैं तो टिम्बर में जो वाटर होता है उसको सैप को बाहर निकालना होता है। वैसे ही जो रिमूव ऑफ वाटर जो भी स्टोन के अंदर है, क्योंकि स्टोन के अंदर सैप होता है, क्योंकि वाटर मॉइस्चर मौजूद होता है, उस मॉइस्चर को हम लोग निकाल देते हैं ताकि उसको यूनिफॉर्म अपीयरेंस मिल जाए। ठीक है, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन किया जाता है सीजनिंग से पहले, सॉरी, सीजनिंग से पहले ड्रेसिंग करते हैं ताकि वो अच्छे से यूनिफॉर्म अपीयरेंस में आपका रहे, मतलब उसका अपीयरेंस अच्छा दिखता हो। जो ड्रेसिंग करते हैं, ड्रेसिंग का करने का उद्देश्य क्या होता है? ड्रेसिंग करने का उद्देश्य क्या होता है कि यूनिफॉर्म अपीयरेंस हो जाए, गुड मोर्टार ज्वाइंट बने, प्रॉपर बेडिंग बने, पुअर वाटर एब्जॉर्बेशन इसका कोई मतलब नहीं है। तो 1 2 3 आपका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो स्टोन का 2 क्वेश्चन हो गया। स्टोन का पहला क्वेश्चन क्या था आपका कि आपकी सेडिमेंट्री रॉक कौन कौन, ध्यान रखना स्टोन के 2 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपका, ये यहाँ पे देखो सारी बातें लिखी हुई हैं, आप देख सकते हो। यूनिफॉर्म अपीयरेंस होना चाहिए, गुड मोर्टार जॉइंट, प्रॉपर बेडिंग। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है ब्लेन एयर परमेबिलिटी अपरेटस। ये सीमेंट का अब तक का कौन सा क्वेश्चन है? सीमेंट का ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या था सीमेंट का? वेट प्रोसेस से क्या होता है, ड्राई प्रोसेस से क्या होता है। अब ब्लेन एयर परमेबिलिटी अपरेटस, जितने भी सीमेंट के टेस्ट होते हैं, सीमेंट के टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो ब्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट आपका अपरेटस यूज टू डिटरमाइन द पोर्टलैंड सीमेंट, मतलब क्या निकालने के लिए होता है। तो आपने पढ़ा होगा इसका, ब्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट का हम लोग क्या निकालते हैं, फाइनस निकालते हैं। ठीक है, फाइनस फाइनस चेक करने के लिए करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ली चेटेलियर फ्लास्क का यूज करते हैं। ठीक है, परमेबिलिटी नहीं होती यहाँ पे, ग्रेडेशन। ठीक है, तो ये फाइनस के लिए यूज करते हैं। लिचेटेलियर फ्लास्क होता है, वैसे स्पेसिफिक कितनी सीमेंट को 3.15 होती है। तो सीमेंट के टेस्ट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। विच आर द फॉलोइंग मेथड ऑफ क्वेरिंग सुटेबल फॉर कॉस्टली सॉफ्ट एंड स्ट्रेटिफाइड रॉक। अब रॉक का ये 3rd क्वेश्चन है, रॉक का तीसरा क्वेश्चन आ चुका है कि अगर आपकी स्ट्रेटिफाइड रॉक है, जैसे सैंडस्टोन है, लाइम स्टोन है, या फिर आपका लेटेराइट है, मार्बल है, स्लेट है, इन सब का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? इन सबको अगर हमको क्वेरिंग करना हो तो कौन सा तरीका अपनाते हैं? जितने भी साइनस्टोन होते हैं, आपके लाइम स्टोन होते हैं, टाइट निकले, हम लोग क्या करते हैं, वेजिंग एक्शन करते हैं। ठीक है, वेजिंग एक्शन आपका हम यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपको, सेकंड आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, मार्बल वगैरह के लिए हम लोग वेज एक्शन से करते हैं, काफ़ी सॉफ्ट रॉक होती है ना ये सब चीज़ें। इन विच टाइप ऑफ ड्रेसिंग आर ओनली द एज ऑफ स्टोन ब्लॉक लेवल विद द हेल्प ऑफ हैमर। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इन विच टाइप in which type of dressing are only the only the edge of stone block level with the help of a hammer। हैमर की हेल्प से हम लोग जो है, जो हम लोग करते हैं वो मतलब कौन सा, पिच ड्रेसिंग होता है, रफ टूलिंग होता है, चीजल ड्रेसिंग होता है। तो आपका क्या होता है, रफ टूलिंग हम लोग करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इन विच टाइप ड्रेसिंग में आर ओनली द एज ऑफ स्टोन ब्लॉक लेवल विद द हेल्प ऑफ ए हैमर से हम लोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन इंडिया स्टोन विथ स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन आर कंसीडर्ड अनसूटेबल। तो आपको पता है इंडिया में 2.6 से लेकर के 2.8 के बीच में आपका होना चाहिए। अगर ये 2.6 से कम, मतलब 2.4 का हो गया तो ये आपका अनसूटेबल हो जाता है फिर बिल्डिंग के लिए। ठीक है, स्टोन का तीसरा क्वेश्चन हो गया। हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म डेट इज यूज फॉर कनेक्टिंग टू फ्लाइट ऑफ स्टेयरकेस। तो आपको पता है आपकी 2 फ्लाइट, से आपने ये फ्लाइट बना दी, यहाँ पे आपका क्या होता है, ट्रेड राइज होके जाता है इसे। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होता है, लैंडिंग होता है, यहाँ पे आपका लैंडिंग होता है। तो 2 हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म होते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग लैंडिंग कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बीएमसी क्वेश्चन आपका है। व्हिच आर द फॉलोइंग, टिम्बर क्वेश्चन आ गया, व्हिच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्री बिलोंग टू इंडोजीनियस ट्री। एक होता है आपका एक्सोजीनियस, एक होता है आपका इंडोजीनियस।
एक होता है आपका एक्सोजीनियस, एक होता है आपका इंडोजीनियस। तो एक्सोजीनियस मतलब होता है कि आउटवर्ड ग्रोथ हो रही है, आउटवर्ड इनकी ग्रोथ होती है, तो इनको कहते हैं एक्सोजीनियस। और इंडोजीनियस मतलब क्या होता है, इन ऐसे पेड़ों की जो ग्रोथ होती है इनवर्ड होती है, मतलब ऊपर की ओर ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो बैम्बू जो आपका होता है वो इंडोजीनियस के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इंडोजीनियस में आपका बेम्बू हो गया, पाम हो गया, केन हो गया, सब आता है। एक्सोजीनियस में आपका हो गया देवदार, मेपल, पाइन, ओक, टीक, ये सब आपका किस में आता है, बबूल का पेड़ हो गया, महोगनी हो गया, रेडवुड हो गया, क्योंकि इनकी ग्रोथ कैसे होती है, आउटवर्ड में ग्रोथ होती है। और बैम्बू पेड़ होगा आप देखोगे सीधे से ऐसे 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 लंबा पेड़ होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, ये आपका इफ्लोरेसेंस से संबंधित क्वेश्चन है, कह रहा है इफ द व्हाइट डिपॉजिट कवर अबाउट 10% ऑफ द सरफेस, मतलब सरफेस के ऊपर क्यों 10% तक कवर कर रखा है, तो उस इफ्लोरेसेंस को क्या कहेंगे। तो देखो मेरे भाई, अगर 0% होता है उसको हम लोग नील मानते हैं। अगर 10% तक होता है तो आपको क्या होता है, स्लाइट हो जाता है। 10% से तो अधिक, लेकिन 50% के अंदर होता है तो आपका मॉडरेट होता है। 50% तक होता है पर व्हाइट पैचेस ज़्यादा पोल्ट्री फार्म में नहीं बन पाते, उनको हैवी कहते हैं। सीरियस कब हो जाता है, जब 50% से ज़्यादा हो जाता है और आपका पोल्ट्री फार्म में बन जाता है। आप देख लीजिए पूरा टेबल, यहाँ पे सीरियस होता है। व्हेन देयर नो परसेप्टेबल डिपॉजिट, कोई भी अगर डिपॉजिट नहीं है तो नील होगा। 10% तक होगा तो स्लाइट होगा। 50% तक कवर कर लेगा तो मॉडरेट होगा। 50% से अधिक आर मोर बट अनएकोपाइड बाई पाउडरिंग आर फ्लैकिंग ब्रिक सरफेस, मतलब कि अगर आपका पाउडरिंग और फ्लैकिंग सरफेस नहीं है तो हैवी होगा। व्हेन देयर हैवी डिपॉजिट ऑफ साल्ट एक्म्पाइंड बाई पाउडरिंग एंड फ्लैकिंग, एक्सपोज सरफेस पाउडरिंग फॉर्म में बन गया, फ्लैकिंग बन गया, तो आपका सीरियस हो जाएगा। तो ये इन सबसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, आता है, रहता है। अगला क्वेश्चन है एक टिम्बर का फिर क्वेश्चन है। अरे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बीएमसी और कंक्रीट से आए हुए हैं। भाई ने कहा था कि एस्टिमेटिंग करा दीजिएगा, पर एस्टिमेटिंग कराएंगे, सारे क्वेश्चन होंगे, पर हमने लगा आपकी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है पहले वो करा दिया जाए। बीएमसी कंक्रीट से क्वेश्चन ज़्यादा आया है। ठीक है, तो बीएमसी कंक्रीट का काफ़ी क्वेश्चन इसमें रहने वाला है। तो यहाँ पे जो आपका है क्वेश्चन है कि टाइप ऑफ टिम्बर रिकमेंडेड फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज हुज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन बेंडिंग इज अबव 12.5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर इज क्लासिफाइड एज। तो जो बेंडिंग मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो आपकी है इन बेंडिंग में अगर 12.5 किलोमीटर पर एम स्क्वायर से अधिक होती है उसको हम लोग ग्रुप ए के अंतर्गत कंसिडर करते हैं। किसमें करते हैं, ग्रुप ए में हम लोग क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। किसमें, ग्रुप ए में। यहाँ पे सारी टेबल आप देख लीजिएगा कि अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन बेंडिंग 12.5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर से अधिक है तो उसको हम लोग ग्रुप ए में कहेंगे। अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 9.8 से तो अधिक है पर बिलो है 12.5 से, मतलब 9.8 से तो अधिक है पर 12.5 से के कम है, तो किस में आएगी, ग्रुप बी में आएगी। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन बेंडिंग 5.6 से अबव है पर 9.8 से कम है तो ग्रुप सी में आएगी। यहाँ पे पूछा क्या गया है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बेंडिंग 12.5 से अबव, तो अबव के लिए ग्रुप ए में आएगा। अगर आपकी वो 9.8 से बिलो, मतलब कि जो आपकी है 12.5 से, सॉरी, अगर वो 12.5 से बिलो है पर 9.5 से अधिक है तो ग्रुप बी में आएगी। और ग्रुप सी में आने के लिए 5.6 से अधिक और 9.8 से कम तो ग्रुप सी में आएगी। तो 3 ग्रुप में आता है। कभी कभी पूछ लेता है कि कितने ग्रुप में बांटा गया है, उनकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के साथ, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। तो ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। फिर कभी कभी पूछा है उनकी पोजीशन के आधार पर टिम्बर कितने प्रकार के होते हैं। स्टैंडिंग टिम्बर होता है, रफ टिम्बर होता है, लंबर टिम्बर होता है। फिर पूछता है कि उनकी अवेलेबिलिटी के आधार पर, आपने देखो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि उनकी अवेलेबिलिटी के आधार पर एक्स वाई जेड, ग्रेड एक्स होता है, ग्रेड वाई होता है, ग्रेड जेड आपका होता है। फिर उनकी ड्यूरेबिलिटी के आधार पर पूछता है हाई ड्यूरेबल टिम्बर, अगर उनकी एवरेज लाइफ 120 मंथ एंड उससे ओवर है तो हाई ड्यूरेबिलिटी कहेंगे। मॉडरेट में 60 से लेकर के 120 मंथ तक होती है, मॉडरेट में कहेंगे। 60 मंथ से अगर कम है तो उनको लो ड्यूरेबिलिटी कहते हैं। तो 3 प्रकार से ड्यूरेबिलिटी में बांटा गया है और 3 प्रकार की एक्स वाई जेड आपका ग्रेड अवेलेबिलिटी में बांटा गया है। सीजनिंग की कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर भी उनको बांटा गया है। हाईली रिफ्रैक्टरी हैं, मॉडरेटरी रिफ्रैक्टरी हैं, लो रिफ्रैक्टरी हैं, ट्रेटेबिलिटी के आधार पे बांटा गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको आपको ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी। तो आपने देखा ये सारी बातें आपकी ये रहने वाली है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है प्रॉपर कॉम्पैक्शन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड कंक्रीट। अगर आप प्रॉपर कॉम्पैक्शन करते हो, अगर कोई फ्रेशली प्रिपेयर्ड कंक्रीट आपका है तो उससे क्या होने वाला है अचीविंग द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होगा, एक्सपेलिंग इन ट्रैप्ड एयर इन कंक्रीट होगा, चेंजिंग इन फाइनेस्ट मॉडुलस। तो अगर आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड कंक्रीट को कंप्रेशन करते हो उसका मतलब ये होता है कि आप मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को अचीव करना चाहते हो। इन ट्रैप्ड जो उसमें एयर उसको आप बाहर निकालना चाहते हो। ऑप्शन नंबर बोथ 1 एंड 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप फाइनेस्ट मॉडुलस का मतलब नहीं रहने वाला कुछ। ठीक है, तो कंपैक्शन का उद्देश्य क्या होता है, अचीविंग द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, एक्सपेलिंग द इंटेप्ड एयर, एनहांसिंग द बॉन्ड एंड एनफोर्समेंट, हाई एब्रेजन रेजिस्टेंस, हाई ड्यूरेबिलिटी, लो परमेबिलिटी एंड मिनिमम सिंकेज एंड क्रीप।
अगला क्वेश्चन है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट आप जो परफॉर्म करते हो सीमेंट की टेस्ट के ऊपर। देखो टेस्ट का पहला टेस्ट आया था ना कि आप टेस्ट पहला आया था कि आप अगर आपको फाइनेंस टेस्ट निकालना है तो आप नट्स एंड ब्लेन परमेबिलिटी टेस्ट करते हो। फिर यहाँ पे टेस्ट का क्वेश्चन आ गया स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट आप किस लिए करते हो, बिकार्ट टेस्ट से करते हो। डी आपका हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे, ठीक है। और उसमें कभी क्वेश्चन पूछना होता है कि जो उसमें बॉटम प्लंजर आपका ऐसे होता है, उसमें लगा होता है, उसमें निडल होती है, कितने ड्रॉप अंदर जाता है। तो टॉप से पूछेगा 33 से 35 बॉटम से पूछेगा 5 से 7 उसकी लेंथ कितनी होती है 40 से 50 वेरी करती है। और उसका डाया कितना प्लंजर का 10 होता है। अगर आपकी निडल 1 की यूज की जा रही है तो उसके समय जो कॉलर होता है 0.5 आपका कॉलर कटिंग बना देता है। विच द फॉलोइंग इज ऑप्टेन बाई रोटेटिंग ए लॉग ऑफ वुड अंगेंस्ट ए शार्प नाइफ ऑफ रोटरी कटर। तो आपका क्या होता है, विनियर होता है, विनियर्स उसे कहते हैं, ठीक है। ये विनियर्स के बारे में, विनियर्स कैसे प्राप्त किया जाता है। These are the thin sheet of slice of wood, superior quality, thickness of veneer varies from 0.4 to 0.6 mm, ठीक है। ये सारी बातें they veneered after being removed or dried it will remove moisture, they are obtained by rotating a log of wood against the sharp knife of rotary cutter, ठीक है। रोटरी कटर होता है उसके ऊपर आपका ये प्राप्त किया जाता है विनियर। ऑप्शन नंबर सेकंड आपको हो जाएगा राइट। टिम्बर से देखो 2-3 क्वेश्चन आपके आ गया, तो मतलब अभी आपने देखा टिम्बर से क्वेश्चन आ चुका है आपका, पेंट से आ चुका है, सीमेंट का आ चुका है, और आपका जो है रॉक का क्वेश्चन आ चुका है। तो अभी इन टॉपिक से ही क्वेश्चन आए हैं अभी तक। अभी आगे देखते हैं आगे कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। सरफेस पेंटेड, अब पेंटेड का फिर क्वेश्चन आ गया। सरफेस पेंटेड, जो सरफेस होती है पेंटेड बाय डैश पेंट साइन लाइक रेडियम डायल आफ्टर द सोर्स ऑफ लाइट हैज़ बीन कट ऑफ। जैसे कि मान लिया आपने इस सरफेस है, इस सरफेस आपने कौन से इस ऐसे पेंट से आप पेंट करोगे, इसको वजह लाइट आ रही है शाइनिंग तो कर रहा है, पर आपने लाइट शाइनिंग को ऑफ कर दिया, लाइटिंग को ऑफ कर दिया, तब भी ये साइन करता रहे, तो उसके लिए हमारे पास होता है इनेमिल पेंट। इनेमिल पेंट का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी सरफेस से पेंट कर दो उसके अंदर शाइनिंग आ जाती है, रेडियम जैसे जैसे जलता है रात में, आपने देखा होगा रेडियम जो होता है बिना किसी लाइट के भी चलता रहता है, ऐसे उसके ऊपर शाइनिंग रहती है इनेमिल पेंट से आप करते हो। तो इसके अंदर होता क्या है आखिर एनिमल पेंट के अंदर, जो इसके अंदर कांस्टेंट होता है एनिमल पेंट का, वो मेटेलिक ऑक्साइड होता है, पेट्रोलियम स्पिरिट होता है, आयरन रिजिनियस मैटर होता है। एनिमल पेंट ड्राई करता है वेरी स्लोली, बट आफ्टर ड्राइंग इट फॉर्म वेरी हार्ड इम्परवियस एंड स्मूथ लेयर बनाता है। इट साइन द रेड लाइक रेडियम डायल आफ्टर द सोर्स ऑफ लाइट हैज बीन कट ऑफ। दिस लेयर कैन नॉट बी अफेक्टेड बाई एसिड एल्कली गैस फ्यूम। डिफरेंट कलर एनिमल पेंट आर अवेलेबल इन द मार्केट, सो दे आर वाइडली यूज फॉर पेंटिंग डोर विंडो स्टेयर डॉक में आपका यूज किया जाता है। तो ये एनिमल पेंट की खासियत है, इसी वजह से ये आपका लाइट कट ऑफ होने के बाद भी रेडियम जैसा चमकता रहता है। ऑप्शन नंबर 1 आपको हो जाएगा राइट आंसर। ड्यूरिंग द पार्टिकल बोर्ड, अभी तो मेरे भाई बहुत क्वेश्चन है, 46 तक पहुँचे हैं, अभी मेरे पास 71 तक क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। तो मैं सोच रहा हूँ इसका पार्ट 2 करने के लिए, इस वीडियो का मैं पार्ट 2 करूँगा, ठीक है। एक पार्ट में तो मेरे पास नहीं हो पाएगा, पार्ट 2, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रही है, 30 मिनट हो गई है, तो अपलोडिंग में भी दिक्कत आएगी। तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर आऊँगा, तो पार्ट 2 का इंतज़ार आप सभी को रहेगा, मुझे पता है। और मैं आप सभी से वादा करता हूँ कि जितने भी सब्जेक्ट हैं मैं सबका यहाँ पे करूँगा। आपने एस्टिमेटिंग कहा था, पर एस्टिमेटिंग नहीं हो पाया है। आज मैंने बीएमसी कंक्रीट मैंने काम कर लिया था, तो अब एस्टिमेटिंग भी काम कर लूँगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारा कुछ होने वाला है। तो अभी तक मैंने यहाँ पे आरसीसी, स्टील और आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो उसके बाद हमने बीएमसी एंड यहाँ पे कंक्रीट कर लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका भी जल्द ही आ जाएगा, कोई हम सब्जेक्ट उठा लेंगे जो है, लेकिन सारे करेंगे। 4 सब्जेक्ट हो गए हैं, तो अगर आपने इन तीनों वीडियो को नहीं देखा है, पहले उन तीनों वीडियो को आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बाकी ये मेरी चौथी वीडियो है, अभी इसकी पार्ट 2 आएगी, क्योंकि अभी काफ़ी क्वेश्चन है। तो बीएमसी कंक्रीट में आप देख रहे हैं कि अभी हमने 46-40 क्वेश्चन तक किए हैं, और अभी भी मतलब 40-46 मतलब समझ लीजिए, या आप मान लीजिए स्लाइड है तो 30-35 क्वेश्चन तो आपके है ही हैं, ठीक है। काफ़ी उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, और चैनल को अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना है मेरे भाई, ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पे आपको चैनल पर मिलने वाली है, ठीक है। तो आपको बस सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके, और कोई इसका फ़ायदा ज़्यादा नहीं होने वाला आपको, इसका फ़ायदा आप ही को होने वाला है कि आप नोटिफिकेशन पहले पहुँच जाएंगे, वीडियो को आप देख सकेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, लव यू।